स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। मेरा नाम है विशाख। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में जो कि बनाई जा रही है इलॉन मस्क के द्वारा। दोस्तों हम आज न्यूरालिंक पे बात करने वाले हैं, तो बिना देरी किए चलिए सीधे वीडियो की तरफ चलते हैं और चर्चा करते हैं न्यूरालिंक पे। दोस्तों न्यूरालिंक जो ये टेक्नोलॉजी है, इसको समझने से पहले हम ब्रेन सिस्टम को समझते हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये काम कैसे करता है और ये बना कैसे हुआ है। तो दोस्तों आपने ज़रूर सुना होगा अपने 9th-10th में या 11th-12th में कि हमारे ब्रेन्स में हैं न्यूरॉन्स, जो फंडामेंटल यूनिट होते हैं नर्वस सिस्टम के, वो कहलाते हैं न्यूरॉन्स। दोस्तों न्यूरॉन्स के 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर न्यूरॉन्स में होता है डेंड्राइट, फिर बीच में आता है सेल बॉडी जिसको सोमा भी कहते हैं, और उसके सबसे निचले हिस्से में होता है एक्सॉन। ये 3 पार्ट मिलके न्यूरॉन बनता है। तो ऊपर जो डेंड्राइट है ये सिग्नल रिसीव करता है। उस सिग्नल को जब वो सिग्नल सेल बॉडी में जाता है सोमा में, तब वहाँ पे उसको कंप्यूटेशन प्रोसेसिंग वगैरह होता है और उसके बाद वो सिग्नल सेंड आउट किया जाता है एक्सॉन से। तो एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन है नीचे वाला हिस्सा, वो अगले न्यूरॉन के ऊपर वाले डेंड्राइट के हिस्से से जाके जुड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे ट्रेन की 2 बोगीज जुड़ती हैं, वैसे ही पहले न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट जुड़ता है, और जिस जगह पे मतलब जिस तरीके से जुड़ता है उसको हम साइनैप्स कह देते हैं। और दोस्तों इस साइनैप्स वाले एरिया में ही जब एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है, तब केमिकल्स फ्लो करते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। और इस प्रोसेस के थ्रू हमें पता चलता है कि हम कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कोई सेंसेशन होता है, फिजिकल टच हो सकता है, कोई साउंड हो सकता है, कोई विजुअल इनपुट हो सकता है, कुछ देखने को मिला और वो समझ में आता है कि अच्छा ये है। अभी मैं अभी कैमरे को देख के बात कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है अच्छा सामने लेंस है। आप मुझे देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि आप एक यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं जिसमें न्यूरालिंक पे चर्चा हो रही है, आप सुन रहे हैं मुझे। ये सब इसी तरीके से काम करता है। अब दोस्तों जो इनिशियल ऑब्जेक्ट है इस टेक्नोलॉजी का, वो उन लोगों के लिए है, खास करके मेडिकल इंडस्ट्री के लिए है, जहाँ पे लोगों को या तो पैरालिसिस है या किसी और तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कहीं भी वायरिंग में प्रॉब्लम है जिसके वजह से ब्रेन का कुछ हिस्सा सही से काम नहीं कर पा रहा है, वहाँ तक सिग्नल्स नहीं पहुँच रहे हैं। बीच के रास्ते में जो न्यूरॉन्स का पूरा पाथ है, वहाँ कहीं बीच में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सिग्नल्स पहुँच नहीं रहे हैं ब्रेन तक और इंसान उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। पैरालिसिस में भी यही होता है, या स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत आ गया। स्पाइनल कॉर्ड भी एक ऐसा वायर है जो पूरे बॉडी से कनेक्टेड है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मोटिव इनिशियली इस टेक्नोलॉजी का है। तो दोस्तों आप डिस्कस करते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा, इनका प्लान क्या है। तो प्लानिंग कुछ ऐसी है दोस्तों कि इलेक्ट्रोड्स प्लेस करने का प्लान है न्यूरॉन्स के बगल में, उन न्यूरॉन्स के बगल में जहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर्स पास नहीं हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है, एक्शन पोटेंशियल क्रिएट नहीं हो रहा है और तभी तो सिग्नल जा नहीं रहा है। तो इलेक्ट्रोड्स प्लेस करने से क्या होगा दोस्तों, हमने सुना है कि बॉडी में करंट होता है। आपने भी ज़रूर सुना होगा कि बॉडी में करंट होता है। वो बहुत हाई स्केल का करंट नहीं होता है, बहुत ही छोटे मैग्नीट्यूड का करंट होता है, जिससे ये जो सिग्नल्स हैं ये ट्रांसफ़र होते हैं और ब्रेन तक जाते हैं। और जो पूरा बॉडी में सिग्नल्स फ्लो हो रहा है ये करंट की वजह से ही हो रहा है। लेकिन जब किसी न्यूरॉन में प्रॉब्लम आ रहा है तो बात यही है कि करंट का प्रॉब्लम है और वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर्स फ्लो नहीं कर रहे हैं। तो उस पर इन लोगों का प्लान है कि वहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाए जाएंगे और उसमें एक बहुत ही छोटे स्केल का करंट पास किया जाएगा। जब वहाँ से करंट पास होगा इलेक्ट्रोड से, तो फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड साइनैप्सेस के बीच में एक एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करेगा या एक वोल्टेज स्पाइक करेगा, जिसके वजह से न्यूरोट्रांसमीटर्स फ्लो करना शुरू करेंगे। तो इन अनदर वर्ड्स, जो चीज़ नेचुरली होती थी उसको आर्टिफिशियली क्रिएट करने का ही प्लान है, ताकि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये फ्लो करना शुरू कर दें और फिर से जो पाथ है, जो न्यूरोलॉजिकल पाथ है पूरा, वो फिर से एक्टिवेट हो जाए और सिग्नल्स पहुंचने लगे ब्रेन में, ब्रेन फिर से रिकॉग्नाइज करने लगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी इंसान के राइट हैंड में पैरालिसिस है। अब जैसे ये रिमोट है, अगर वो इंसान हाथ में रिमोट को लेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा उसके हाथ में कुछ है अभी। लेकिन अगर हमने सही से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया बिटवीन द न्यूरॉन्स, जिससे न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह फ्लो करने लगे, मतलब पाथ ठीक हो गया, तो इस रिमोट के सेंसेशंस दिमाग तक पहुंचने लगेंगे और उस इंसान को भी पता चल जाएगा कि अच्छा मैंने एक रिमोट हाथ में लिया, ये सेंसेशंस होने शुरू हो जाएंगे। सेम गोज विथ विजुअल इनपुट। विजुअल इनपुट के साथ भी वैसा ही होगा, वो भी रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देगा ब्रेन। ये कैसे होगा दोस्तों, इलेक्ट्रोड से जब माइन्यूट करंट पास किया जाएगा तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस इवेंचुअली क्रिएट करेगा साइनैप्सेस में, मतलब न्यूरॉन्स के बीच में। ये अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स के बगल में किया जा सका दोस्तों, ब्रेन में 86 बिलियन से ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं, तो कुछ सफिशिएंट, अब जो भी नंबर हो, सफिशिएंट नंबर्स ऑफ न्यूरॉन्स के बीच में अगर ये क्रिएट किया जा सकता है, तो फिर एक डिजायर्ड सेंसेशन, एक डिजायर्ड एक्टिविटी और एक बेसिकली एक डिजायर्ड सेंसेशन भी क्रिएट किया जा सकता है उस इंसान के अंदर। तो दोस्तों ये प्लान है न्यूरालिंक जैसी टेक्नोलॉजी का, और ये इनसेन प्लान है, खास करके मेडिकल इंडस्ट्री के लिए तो ये बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है, पर अभी ये डेवलपिंग स्टेज में है। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रोड्स जो हैं इनको न्यूरॉन्स के बगल में ही प्लेस करना क्यों जरूरी है, क्या हम बाहर से रीडिंग नहीं ले सकते हैं? तो हाँ दोस्तों, किया जा सकता है, कई तरीके हैं इसके। इसमें EEG भी एक तरीका है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम,
जिसमें दोस्तों ब्रेन के जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हैं इनको बाहर से मॉनिटर किया जाता है। लेकिन दोस्तों एक बड़ा अच्छा एनालॉजी इन्होंने दिया है जो मुझे काफ़ी सही लगा। मान लीजिए आप एक क्रिकेट स्टेडियम के बाहर खड़े हैं और एक माइक्रोफोन आप लगा देते हैं स्टेडियम के अंदर और आप बाहर से सुनते हैं कि स्टेडियम में क्या हो रहा है। तो ऐसे में दोस्तों जब पब्लिक चिल्लाएगी, खुश होगी और सब लोग खुशियाँ मनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ अच्छा हो रहा है। और साथ ही साथ जब पब्लिक दुखी होगी, मतलब सब लोग दुखी हो जाएंगे, तब भी आपको समझ में आएगा कि समथिंग इज हैपनिंग। लेकिन मान लीजिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कब इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रही है या कब ऑस्ट्रेलिया अच्छा परफॉर्म कर रही है, एंड वाइस वर्सा, कब दोनों ही में से कोई टीम खराब परफॉर्म कर रही है। और आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि इंडिविजुअल जो पब्लिक है, जो इंडिविजुअल लोग अंदर बैठे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं। ये चीज़ आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि स्टेडियम के अंदर क्या चल रहा है, डिटेलिंग मिस हो जाएगी आपसे। यही यहाँ भी होगा अगर हमने बाहर से कुछ पता करने की कोशिश की ब्रेन में, तो ब्रेन के अंदर मैंने जैसा कि आपको बताया 86 बिलियन से ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं, तो डिटेलिंग नहीं हो पाएगा। हाँ, एक रफ आइडिया लग जाएगा। डिटेलिंग के लिए अंदर जाना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रोड्स अंदर प्लेस करने ही पड़ेंगे। एज ऑफ नाउ यही एक तरीका इनको दिख रहा है, न्यूरालिंक पे जो लोग जोर शोर से काम कर रहे हैं उनको यही तरीका दिख रहा है। हो सकता है फ्यूचर में कोई और तरीका आ जाए, बट एज ऑफ नाउ तो यही लग रहा है। तो दोस्तों इस टेक्नोलॉजी में जो इनका प्लान है वो ये है कि ब्रेन में एक लिंक प्लेस किया जाएगा। जो मशीन है उसके सबसे ऊपर एक कैप होगा, उसके नेक्स्ट लेयर पे होगा एक न्यूरल थ्रेड जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स होंगे। अब ये इलेक्ट्रोड्स ही सिग्नल डिटेक्ट करेंगे और फिर जो भी पर्पस था मैंने बताया कि करंट फ्लो करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पैदा होगा, वो इन इलेक्ट्रोड से होगा। लेकिन दोस्तों ये इतना फाइन और इतना फ्लेक्सिबल होगा ये मशीन कि ये ह्यूमंस द्वारा प्लेस किया ही नहीं जा सकता। इनको प्लेस करने के लिए एक बाकायदा रोबोटिक सिस्टम बनाना पड़ेगा जो इन इलेक्ट्रोड्स को जाके प्लेस करेंगे ब्रेन में। डॉक्टर्स उस रोबोटिक सिस्टम को कंट्रोल करेंगे, लेकिन डॉक्टर्स सीधे प्लेस नहीं कर सकते। और उसके नीचे के लेयर पे एक चार्जर होगा जो कि वायरलेसली कनेक्टेड होगा ताकि बाहर से भी चार्ज किया जा सके, और उसके नीचे लोअर एंड होगा उस मशीन का। और दोस्तों इस मशीन से रिलेटेड एक न्यूरालिंक ऐप भी होगा जिसके हेल्प से आप iOS डिवाइस या कंप्यूटर वगैरह को ब्रेन से ऑपरेट कर सकते हैं। अब ये ऑपरेशन कैसे करना है ये न्यूरालिंक ऐप में ही स्टेप बाय स्टेप गाइड होगा पूरा, और ब्लूटूथ कनेक्शन वगैरह ऑन होगा तो आप कहीं से भी डिवाइसेस को ऑपरेट कर पाएंगे जस्ट विद द हेल्प ऑफ योर ब्रेन। और दोस्तों मुझे याद है 5-10 साल पहले हम लोग बात करते थे कि एक टाइम ऐसा आएगा, टेक्नोलॉजी इस स्टेज पे पहुंच जाएगी कि हम सोचेंगे और वो एक्शंस परफॉर्म होने लगेंगे। अभी फिलहाल तो हम बोल रहे हैं और एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं फ़ोन वगैरह में या इवन एलेक्सा स्पीकर्स वगैरह में। लेकिन दोस्तों ये इस तरह की टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से ये दिख रहा है कि आने वाला जो टाइम है इसमें बिल्कुल ऐसा पॉसिबल हो सकता है और होगा जहाँ पे हम ब्रेन से किसी डिवाइस, किसी मशीन को ऑपरेट करेंगे। एज ऑफ नाउ क्योंकि ये अभी डेवलपिंग स्टेज में है, इनका प्लान है मेडिकल इंडस्ट्री के लिए इसको बनाया जाए ताकि जो लोग पैरालिसिस से या किसी भी और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं वो लोग भी अपने ब्रेन से डिवाइसेस वगैरह को एक्सेस कर पाएँ, यूज़ कर पाएँ। दोस्तों ये कंपनी जो है न्यूरालिंक, ये काम कर रही है BMIs पे, ब्रेन मशीन इंटरफेस। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इनका प्लान ही ये है कि आउटसाइड टेक्नोलॉजी को ब्रेन से डायरेक्टली लिंक किया जा सके। और अभी तक ह्यूमंस पे कोई ट्रायल हुआ नहीं है, इसलिए ह्यूमन से रिलेटेड डेटा तो अभी नहीं है। लेकिन प्लान ये है कि शुरू में जो लोग पैरालिसिस या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं उनकी हेल्प की जाए, लेकिन इवेंचुअली इसको ऐसा भी बनाया जाए कि जो कम्युनिकेशन का तरीका है हमारा ह्यूमंस का, उसको बदला जा सके और इसको ऐसा बनाया जा पाए कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल भी इसको खरीदना चाहे, इसको यूज़ करना चाहे, उतना ईजी कर दिया जाए और जो कम्युनिकेशन का जो तरीका है उसी को बदल दिया जाए। ये प्लान है और ये क्वेस्ट है न्यूरालिंक का। दोस्तों इस टेक्नोलॉजी में सेफ्टी इशू का भी एक पॉइंट उठता है कि ये जो न्यूरल इम्प्लांट होगा ये कितना सेफ होगा, क्योंकि एक तो मेडिकल डिवाइसेस में सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है। उसके अलावा दोस्तों आजकल तो हमें सुनने को मिल रहा है कहीं फ़ोन बस्ट कर जाता है। अभी तो रिसेंटली एक ईयरफोन बस्ट कर गया एक लड़के के कान में, बेचारा वो मौत हो गई उसकी। ऐसे में कोई चीज़ अगर ब्रेन में इम्प्लांट की जा रही है उसका सेफ्टी और उसका प्रॉपर फंक्शनिंग तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ब्रेन के अंदर ही है। उसमें अगर कुछ फॉल्ट हुआ तो फिर पेशेंट या जिस इंसान के ब्रेन में वो है उसकी लाइफ पे बात आ सकती है, उसके मतलब लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है उसके लिए। तो उसके लिए सेफ्टी और जो जो प्रिकॉशंस हैं वो तो बहुत ज़्यादा लेने होंगे। तो इसी सब पे अभी काम चल रहा है। जो डिवाइस ब्रेन में प्लेस करना है उसके हर एक लेयर पे सेफ्टी की बात चल रही है, सेफ्टी होगी। जैसे स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी, डिफेंसिव इंजीनियरिंग, इस तरह की चीज़ें करके सेफ्टी को इंश्योर किया जाएगा इस मशीन में, ऐसा दावा है न्यूरालिंक का। और दोस्तों सेफ्टी की जब बात आती है तो जनरल एनेस्थीसिया जो यूज़ होता है उसमें भी एक सेफ्टी इशू रहता है, एक रिस्क रहता है। लेकिन क्योंकि कम समय के लिए एक बहुत ही मतलब एक कंट्रोल डोज में दिया जाता है एनेस्थीसिया को, इसीलिए चीज़ें ठीक रहती हैं। पर यहाँ पे दोस्तों जिस तरीके से काम को बढ़ाया जा रहा है, ये जो रोबोटिक सिस्टम्स हैं, ये जो रोबोट्स हैं,
ये हो सकता है बाहर से भी प्लेस कर पाएँ इन इलेक्ट्रोड्स को स्कल के अंदर। 23 मिलीमीटर का डायमीटर होगा, उससे हो सकता है बाहर से भी ये प्लेस कर पाएँ। और अगर ऐसा हो पाता है तो ये भी हो सकता है कि इस प्रोसेस में एनेस्थीसिया को यूज़ ना करना पड़े। पर दोस्तों ये सब चीज़ें लग रही हैं, अभी देखते हैं किस तरीके से चीज़ें प्रोग्रेस करती हैं और आगे क्या क्या देखने को मिलता है, क्या अपडेट रहता है। वी विश देम ऑल द बेस्ट बिकॉज दिस साउंड्स वेरी इनोवेटिव, वेरी फ्यूचरिस्टिक। और मुझे लगता तो है कि हाँ ऐसा कुछ डेवलप हो सकता है इसमें कुछ माइन्यूट चेंजेस करने पड़े जैसे जैसे प्रोसीड करे, पर मुझे उम्मीद है कि ये सक्सेसफुल होगा और लेट्स सी व्हाट हैपन्स। और दोस्तों जहाँ तक बात है इलॉन मस्क जैसे इंसान की, जो स्पेसएक्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन को बना सकता है, जो स्पेस में जाने को प्राइवेटाइज कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है यहाँ पे भी वो कुछ क्रेजी ही करने वाले हैं। आपका क्या कहना है इस टॉपिक से रिलेटेड, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो बाकी है वो कर देना। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लेना @alpha.gadgetarian। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।